सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि भाषा अनेकता में एकता को स्थापित करने की प्रमुख सूत्रधार है। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी पूरे उत्साह और गर्व के साथ हिंदी का प्रयोग करते हुए इसका प्रसार जन जन तक करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर सीएम से मुलाकात की जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लिखा है कि दोनों के बीच हरियाणा में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा हुई। साथ ही भूपेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा में सुशासन के लिए लागू की गई योजनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 5,166 नए केस मिले। वहीं गुरुग्राम में 24 घंटों में 2,338, फरीदाबाद में 878, रोहतक में 158 नए कोरोना केस मिले। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार के चलते हरियाणा में भी बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को आज से बूस्टर डोज दी जा रही है। वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो कोरोना महामारी से जंग में जीत के लिए सरकार लगातार वैक्सीन के सुरक्षा घेरे को मजबूत कर रही है। किशोरों के वैक्सीनेशन के बाद अब बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जा रही है। उधर यमुनानगर के सिविल अस्पताल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोविड-19 कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। मौके पर बूस्टर डोज कैंपेन फॉर हेल्थ वर्कर्स सीनियर सिटीजन की भी शुरुआत हुई। कंवरपाल गुर्जर ने कहा सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं सोनीपत में संक्रमण के 146 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में अब कोरोना वायरस के 732 केस हैं। जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग अपना टीकाकरण जरूर करवाएं और पहले की तरह ही सावधानी बरतते हुए कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। इधर सोनीपत में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों की लापरवाही अभी भी बरकरार है। सरकार ने जहां नो मास्क नो सर्विस को अनिवार्य किया हुआ है, वहीं आम लोग इसे लेकर अभी जागरूक नहीं दिखाई दे रहे। लोग बगैर मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना के खतरे को न्योता दे रहे हैं। उधर सोनीपत के बस स्टैंड पर कोरोना नियमों की जांच करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। दरअसल बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारी से लेकर यात्री बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। कोरोना संक्रमण की वजह प्रशासन ने बसों को गाइडलाइंस का पालन करने की शर्तों के साथ चलाने की अनुमति शासन ने दी है, लेकिन यात्री बसों में बिना मास्क यात्रा करते हुए दिखाई दिए। उधर सोनीपत बस स्टैंड के मुख्य गेट पर वैक्सीन सर्टिफिकेट देखने के लिए कोई कर्मचारी नहीं दिखाई दिया। आपको बताएं कि सोनीपत समेत 11 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। जिले के बस स्टैंड पर दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब समेत कई राज्यों के यात्रियों का आवागमन होता है। उधर चंडीगढ़ के निगम चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद करनाल पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट को संभाल नहीं पाई। लोकतंत्र की प्रक्रिया है, मीडिया सामने थी, एक एक वोट वहीं पर डला। आम आदमी पार्टी के विजेता सभी कांग्रेस से आए हुए हैं। यहां सब अंदाजा लगा सकते हैं कि ए और बी टीम कौन है। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर रतिया पहुंचे भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा के नेता जोगिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में लापरवाही को देखना केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार का काम है, लेकिन सुरक्षा में हुई चूक पर पंजाब की जनता और किसानों पर दोष मंडा जा रहा है, जो सरासर गलत है। जोगिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के रास्ते में आने वाले लोग बीजेपी के थे और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को बहाना भी बताया गया है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने पर भी बयान दिया।
जोगिंदर सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 9.5 साल तक पंजाब की जनता के साथ सिर्फ झूठे वादे करके सीएम की कुर्सी पर बैठ रहे, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनसे सवाल करने थे तो वो कुर्सी छोड़कर भाग गए। इस दौरान उग्रहा ने चुनाव आयोग की रैली जुलूस नहीं निकालने के फैसले को भी मानने से इंकार कर दिया और कहा कि हम रैली भी करेंगे और प्रचार भी करेंगे। वहीं मौसम के बदले रुख के बाद हरियाणा में शुरू हुआ बारिश का दौर रविवार को भी देखने को मिला। सोनीपत ब्लॉक में 48 मिलीमीटर बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। शनि मंदिर अंडरब्रिज बारिश में पानी में डूब गया। साथ ही सड़क तालाब में तब्दील हो गई, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कई मार्गों पर पानी से लबालब भरी सड़कों पर वाहन भी बंद हो गए। रात को हुई बरसात के बाद गोहाना रोड रेलवे ओवरब्रिज की रिटेनिंग वॉल एक बार फिर से रविवार को धंस गई। आनंद फानन प्रशासन की तरफ से पत्थर डालकर अस्थायी तौर पर गड्ढों को फिर से बंद किया गया। वहीं दोबारा से पुल के धंसने की सूचना मिलने के बाद जिला उपायुक्तों ने भी मौके पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने 10 दिन के अंदर रिपेयरिंग के काम को पूरा करने के निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने भारी वाहनों की पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी। रोडवेज बसों को भी पुल से आने जाने से रोकने के लिए जिला उपायुक्त ने फोन करके रोड जीएम को निर्देश दिए कि बसों को गोहाना रोड रेलवे ओवरब्रिज से ना निकालें। दिल्ली एनसीआर में तूफान की वजह से शनिवार को दिन के बाद रात को भी झमाझम बरसात हुई। रविवार सुबह बरसात के बाद कृषि विभाग की टीमों ने अलग अलग क्षेत्र में फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि अधिकारियों ने किसान से आह्वान किया कि वो खेतों में जलभराव न होने दें। उधर फतेहाबाद के शास्त्री नगर इलाके में एक घर की छत भरा भर गिर गई। कमरे में सो रहे एक व्यक्ति की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि वहीं मौजूद एक गर्भवती महिला को मामूली चोटें आई हैं। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने बल्लभगढ़ में व्यवसायों की पोल खोलकर रख दी है। यहां सब्जी मंडी में पानी भरने से हालात खराब हो गए हैं। लोगों का कहना है कि ये समस्या हर बार ऐसी ही बनी रहती है। क्षेत्र में कई घंटों से लाइट भी नहीं है, इसलिए पानी को निकालने के लिए पंप भी नहीं लगाया जा सकता। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 सगी बहनों सहित 4 तस्करों सिरसा के महाराणा प्रताप चौक से 150 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया था। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से एक आरोपी को रिमांड पर सौंपा है, जबकि दोनों सगी बहनों सहित 3 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिमांड पर लिए गए युवक से पुलिस तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। अंबाला में पिछले 4 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि पहले दिन की बारिश फसलों के लिए काफी लाभदायक थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना है। उधर बहादुरगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बस स्टैंड से लेकर सब्जी मंडी तक हर तरफ पानी भरा हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कें जलमग्न होने से राहगीरों और दुकानदार काफी ज्यादा परेशान नजर आए। उधर भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 3, 4 और 5 की मुख्य गली में बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कि बरसात के कारण तकरीबन 1 से 1.5 फीट तक पानी का जलभराव हो गया, जिसको लेकर राहगीरों ने अधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान की मांग की। वहीं पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को हाल बेहाल कर दिया है। दरअसल भारी बारिश के कारण बल्लभगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर
लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ऐसे में राजमार्ग पर 2 से 3 फुट पानी भर गया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के गांव रावा की महिला दबंगों के खिलाफ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं हैसस जिसको लेकर महिला न्याय की गुहार के लिए ठोकरें खा रही है। साथ ही महिला की शिकायत यह है कि वो लंबे समय से आरोपियों के विरुद्ध शाहबाद पुलिस के पास चक्कर काट रही है। उधर फतेहाबाद में कोरोना नाइट कर्फ्यू के दौरान चोरों ने शिवालय मार्केट की 10 दुकानों के ताले तोड़कर हाथ साफ किया। ये सभी दुकानें बीज, खाद, खाल, बिनोला, पेस्टिसाइड्स की थी और चोरी की इस घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं पुलिस ने बीती रात नाइट डोमिनेशन के तहत जगह जगह नाकेबंदी भी की हुई थी। उधर सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम ने अपनी मां के नाम लेटर भेजा, जिसको लेकर डेरा सच्चा सौदा के सत्संग हॉल में पढ़ा गया। लेटर के जरिए डेरा श्रद्धालुओं से वैक्सीनेशन की अपील की। आपको बताएं कि सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम की ये 7वीं चिट्ठी है। वहीं बेमौसम बरसात के चलते खेतों में पानी भरने से किसानों को अपनी फसल बर्बाद होने का गम सताने लगा है। दरअसल पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे खेतों में पानी भर गया है। उधर चरखी दादरी जिले के गांव मंदोला की रहने वाली पूजा सांगवान ने पुणे में आयोजित 39वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया। वहीं गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने पूजा सांगवान का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने हरियाणवी गीत भी गाया। उधर यमुनानगर जिले के थाना छप्पर के शमशान घाट के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले जिले शमशान घाट के पास एक युवक की उसके कुछ युवकों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद वो फरार हो गए थे। उधर गोहाना जिले में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला जिले के रोहतक रोड का है, जहां एक दुकानदार के साथ रास्ते में 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 45,000 की लूट की है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर लिया है। गोहाना में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल जिले के एक पेट्रोल पंप पर एक ट्रैक्टर चालक तेल लेने के लिए रुका था, तभी पीछे से आ रहा एक बेलगाम ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। उधर प्रदेश भर से रविवार को हजारों की तादाद में पीटीआई और ड्राइंग टीचरों ने शिक्षा मंत्री के निवास स्थान को घेरने के लिए यमुनानगर पहुंचे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते टीचरों ने जिले के मंडी में रोष व्यक्त किया। साथ ही इसके टीचरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उन्हें नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उधर कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार की ओर से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं इस दौरान प्रदेश के करनाल जिले में कुल 30 केंद्रों पर 5,000 से अधिक बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। आपको बताएं कि वैक्सीन को लेकर किशोरों में खास उत्साह देखने को मिला, जहां वैक्सीनेशन नोडल अधिकारी डॉक्टर अभय अग्रवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है। कैथल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीईओ सुरेश राविश अपने पृथक पैतृक गांव बालू में लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं और सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन जरूर करें। उन्होंने
कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही एक हथियार है। उधर पलवल के चांदहाट थाना क्षेत्र में खनन विभाग और जिला पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में यमुना नदी में अवैध खनन पर कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी मात्रा में पुलिस बल और खनन विभाग के अधिकारियों ने यमुना नदी का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने गांव में भी जाकर रेती स्टोव पकड़ा और साथ ही इसके सुल्तानपुर गांव में 12 स्थानों पर रेती के स्टोव पकड़ा गया। उधर झज्जर में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई है। वहीं मौके पर मौजूद दुकान मालिक उसे आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति भट्टी गेट स्थित एक दुकान पर काम करता था और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही इसकी जांच भी शुरू कर दी है। उधर कैथल जिले के ततरम मोड़ पर दो गुटों के बीच में मारपीट हो गई। ये मामला मारपीट से शुरू होकर खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और साथ ही इसके एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उधर फतेहाबाद में नशे को लेकर प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दरअसल फतेहाबाद पुलिस ने 35 लाख रुपए की हेरोइन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक युवक जिले के रेगर बस्ती और राजीव कॉलोनी का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने बताया कि एएसआई रिशपाल सिंह की टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी की है और आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। रतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 स्कूटी सवार युवकों की मौत हो गई। आपको बताएं कि रतिया फतेहाबाद स्टेट हाईवे के अलीपुर बारोटा बस अड्डे के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृत युवक की पहचान मुकेश कुमार और काका सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर करनाल जिले के कस्बा घरोंडा में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश शहर के सैन चौक पर इंडिकैश के एटीएम से 1.25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उधर पानीपत के सिहाव गांव में सड़क किनारे भून मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शिशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही इसके धारा 318 के तहत केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी। उधर फतेहाबाद की अनाज मंडी से सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 2 बाइक सवार युवकों पर कई युवकों ने कुल्हाड़ी से हमला किया और मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर हमलावर युवक फरार हो गए। आपको बताएं कि पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े युवकों पर हुए हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस युवक की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी है। पुलिस ने मौके से 2 कुल्हाड़ियां भी बरामद की हैं। दतिया में हलवाई की दुकान पर काम करने वाले युवक ने स्वीट हाउस के गोदाम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए रतिया के अस्पताल में भेजा। वहीं मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि मृतक अनूप सिंह पिछले 4 सालों से इसी स्वीट हाउस पर काम करता था और मृतक के पिता ने बताया कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। उधर दोशाम के खाना गांव की बॉक्सर तमन्ना मालवाल ने अपने गांव का नाम रोशन किया है। आपको बताएं कि तमन्ना ने रोहतक के एनबीए में आयोजित एशियन चैंपियनशिप की ट्रायल प्रतियोगिता के दौरान फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु की बॉक्सर को धूल चटाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जगह बना ली है। तमन्ना फरवरी में दुबई में
आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपना टिकट पक्का करने के बाद घर लौटी तमन्ना का परिजनों और ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तमन्ना ने अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता समेत अपने कोच मनोज कुमार को दिया है। इस मौके पर तमन्ना के माता पिता ने कहा कि तमन्ना की खेलों के साथ शुरू से ही रुचि रही है।